गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का संस्कृत साहित्य का इतिहास का चैप्टर चल रहा है। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो था संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, तो उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि आपका भारोपीय परिवार की भाषा और भाषा का जो क्लासिफिकेशन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। जितने सिद्धांत थे, भारतीय इतिहास जो था, भारत भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत सारे कंप्लीट हो चुके थे। दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत से लेके जो 12 सिद्धांत थे, रनन सिद्धांत से लेके ये सिद्धांत सारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान, ये चल रहा है। जो आपका भारोपीय भाषा वाला था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये सारे कंप्लीट हो चुके थे। लास्ट क्लास जो था आपका, लास्ट क्लास में आपने रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति, ध्वनि संप्रदाय, ये सारा कंप्लीट किया था। उसके बाद पढ़े थे काव्य। ठीक है, काव्य में भी आपका काव्य के जो पाठ थे, मतलब काव्य के भेद जितने थे, श्रव और दृश्य, ये कंप्लीट हो गया था। उसके जो भेद थे, दृश्य के 10 थे, दृश्य के 10 भेद थे, रूपक, उपरूपक, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। महाकाव्य भी हो चुका है। नेक्स्ट अब आपको पढ़ना है नाट्य साहित्य। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। क्या है? नाट्य साहित्य। साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाट्य श्रेष्ठ माना गया है। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। तो साहित्य के सभी प्रकार, जितने भी प्रकार हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले जो आप पढ़े, तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ किसको माना जा रहा है? साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाट्य श्रेष्ठ माना गया है। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नाटक का अंत कवित्यम। नाटक का जो अंत है, नाटक अंतम कवित्वम। तो इसको क्या माना गया? कवित्व की अंतिम सीमा जो क्या है, वो नाटक है। इससे पहले आपने पढ़ा ना कि काव्य के जो भाग्य पढ़े अपने, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो श्रव्य में आपने पढ़ा था पद्य, चंपू, कथा, आख्यायिका। फिर दृश्य में अलग पढ़े आपने, जो आपने पढ़ा रूपक। तो रूपक में क्या आता है? नाटक। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े? नाट्य साहित्य। तो नाट्य साहित्य के बारे में क्या कहा गया है? इसकी रचना कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। जो कविता करने की अंतिम सीमा, जो लास्ट स्टेज होता है, वो क्या है? नाटक है। ठीक है, रूपक में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण तो रहता ही है। हम लोग अभी किसको पढ़ रहे हैं? रूपक के जो पार्ट्स हैं। तो रूपक के कितने थे? 10 थे। रूपक के 10 भेद बताए गए थे। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, विथि, अंक और इहा मृग। तो उसमें से हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं? नाटक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रूपक में गद्य पद्य दोनों का मिश्रण तो रहता ही है। इसे सुनने के अतिरिक्त देखा जा सकता है। आप इसको सुनने के अलावा क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना, डेली सीरियल्स जो सब देखते हैं, तो उसको सब लोकल लैंग्वेज में नाटक भी बोलते हैं। तो नाटक में, रूपक में गद्य पद्य दोनों का मिश्रण तो रहता ही है। इसे सुनने के अतिरिक्त देखा भी जा सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? देखते भी हैं। श्रव की अपेक्षा दृश्य का अधिक सघन प्रभाव होता है। श्रव की अपेक्षा मतलब श्रव जो थे, श्रव कितने थे? 4 थे। तो श्रव की अपेक्षा दृश्य का अधिक सघन प्रभाव है। तो वो तो होना ही है, जो चीज आप देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे और सुनेंगे। श्रव में क्या था? सिर्फ सुन रहे थे। जैसे पद्य, चंपू, कथा, आख्यायिका, ये सिर्फ सुनने का था। लेकिन जो दृश्य वाला क्या होता है? देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो जो चीज हम लोग लाइव देखते हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप क्रिकेट का कमेंट्री सुन रहे हैं और लाइव स्टेडियम में देख रहे हैं, तो इसमें तो डिफरेंस आ ही जाता है। तो कोई भी चीज अगर आप लाइव कंसर्ट देखते हैं और ऐसे सुनते हैं, तो उसमें डिफरेंस आता ही है। तो इसमें कहा गया है कि रूपक में गद्य पद दोनों का मिश्रण तो रहता ही है। इसे सुनने के अतिरिक्त देखा भी जा सकता है और श्रव की अपेक्षा दृश्य का अधिक सघन प्रभाव होता है। तो जो देखने को मिलेगा तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। भरत के नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि इस नाट्य संसार में सब कुछ रसमय होता है।
भारत के नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि इस नाट्य संसार में सब कुछ रसमय होता है। मतलब जो भी हो रहा है सब में कुछ न कुछ रस है। रस के बिना यहाँ कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता। जैसे कि आप सामने ही, जैसे कि आपके पड़ोस में, पहले तो होता था लेकिन अब तो आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं कि लोगों के पास बाहर में जो लड़ने वाला जो टाइम होता है वो भी नहीं है। पहले क्या होता था कि किसी भी टॉपिक पे लेके बाहर कुछ औरतें बैठी है तो आपस में लड़ लेती थी, लेकिन अब इसका प्रचलन खत्म हो गया है क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। उसमें लड़ेंगे उससे बेटर है कि आप स्टेटस लगा के लड़ सकते हैं, अच्छा अच्छा पिक अपलोड करके ज़्यादा लोगों को जलाकर लड़ाई किया जा सकता है। तो अब वो वाला जो फ्लेवर था वो मार्केट से खत्म होता जा रहा है, जो कि आप सामने देखते थे कि 4 लोग लड़ रहे हैं या 4 लोग किसी डिस्कशन में इतना डूब गए हैं कि बाकी का बात भूल गए। तो अब वो चीज़ नहीं होता। अब क्या हो गया है, आप एफबी पे अपलोड कर दीजिए, इंस्टा पे लगा दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे अपलोड कर दीजिए। वो देखकर मतलब लड़ने का जो प्रोसेस है अब थोड़ा चेंज हो गया है। तो भारत ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या कहा है कि नाट्य संसार में सब कुछ रसमय होता है। तो जो भी चीज लाइफ में चल रहा है सब में कुछ ना कुछ रस होता है। रस के बिना यहाँ कुछ भी प्रवृत्ति नहीं होता है। तो मैं पहले का बता रही थी, बिफोर सोशल मीडिया जब नहीं आया था उस समय सब कुछ रसमय था। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, डेली लाइफ जो आपका था रस से परिपूर्ण था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग को अभी के कंटेक्स्ट में तो पढ़ना नहीं है, हम लोग संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि पुराना जो कल्चर है उसी को पढ़ना है। रस के बिना यहाँ कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता है। न ही रसादृते कश्चित व्यर्थ प्रवर्तते। तो इसका मतलब क्या हो गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी रुचि का क्यों ना हो उसे अपने अनुकूल विषय नाट्य जगत में अवश्य मिल जाएगा। भारत के नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि इस नाट्य संसार में सब कुछ रसमय होता है। रस के बिना यहाँ कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी रुचि का क्यों ना हो, किसी को कुछ भी क्यों नहीं अच्छा लगता, उसे अपने अनुकूल विषय नाट्य जगत में अवश्य मिल जाता है। मतलब नाट्य शास्त्र ऐसा है कि वो जितने भी किसी का कैसा भी नेचर हो उसको अपने अकॉर्डिंग नाट्य शास्त्र में कोई ना कोई रस मिल ही जाएगा। ठीक है, उसे अपने अनुकूल विषय नाट्य जगत में अवश्य मिल जाता है। जैसे कि आपको हॉरर पसंद है तो आप हॉरर देख सकते हैं, हॉरर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको कॉमिक पसंद है, कॉमेडी, तो वो जितना भी रस होता है वो आपको सारा कुछ नाट्य शास्त्र में मिल जाता है। इसलिए कालिदास ने इसकी प्रशंसा में कहा है, कालिदास ने इसकी प्रशंसा में क्या कहा है, नाट्यम भिन्न रुचि जनस्य बहुधायक्यम समर आधानम। ये इसने किसने कहा है, कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में कहा है। तो ये लाइन क्यों कहा गया है, नाट्यम भिन्न, मतलब कि नाटक में भिन्न भिन्न जन के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, ऐसा कालिदास ने कहा है। काव्य को संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने दृश्य और श्रव्य के रूप में 2 वर्गों में रखा है। तो काव्य को आपने पहले ही पढ़ा है, पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि काव्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्या क्या था, श्रव्य और दृश्य। ठीक है, तो काव्य को संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने दृश्य और श्रव्य के रूप में 2 वर्गों में रखा है। दृश्य के 2 भेद किए गए हैं। दृश्य काव्य जो हम लोग पढ़ते हैं इसके कितने भेद हैं, 2 भेद किए गए हैं, रूपक तथा उपरूपक। पहले के क्लास में ये डिस्कशन हो चुका था कि रूपक में क्या क्या था और उपरूपक में क्या था। तो रूपक में कितने थे, रूपक के पार्ट कितने थे, 10 थे, और उपरूपक के कितने थे, 18 थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में तो है नहीं कि आपको डिटेल लिखना है। तो सिंपल जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। रूपक का एक प्रमुख भेद क्या है, नाटक, जो अपने अर्थ का विस्तार करके सामान्यतः आधुनिक भारतीय भाषाओं में नाट्य मात्र या दृश्य काव्य मात्र का अर्थ देता है। तो इसमें जो रूपक के भेद थे, रूपक का एक भेद क्या है, नाटक है, जो अपने अर्थ का विस्तार करके सामान्यतः आधुनिक भारतीय भाषाओं में
जो आधुनिक भारतीय भाषा उसमें नाट्य मात्र या दृश्य काव्य मात्र का अर्थ देता है। नाट्य मात्र में अर्थ देता है या दृश्य काव्य, मतलब इसी चीज को प्रेजेंट करके, जैसे कि कोई भी नाटक है तो उसको, जैसे कि कोई सीरियल ही आप देख रहे हैं तो उसमें आप पूरा ड्रामेटिक्स देखते हैं ना, कि कहीं कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कॉमिक हो रहा है, तो ये सारा रस से परिपूर्ण होता है। और ये क्या जो हम पढ़ रहे हैं, रूपक का प्रमुख भेद नाटक है, जो अपने अर्थ का विस्तार करके आधुनिक भारतीय भाषाओं में नाट्य मात्र या दृश्य काव्य मात्र का अर्थ देता है। ये इसी का अर्थ देता है। नाटक जो चलेगा तो आपके सामने पूरा विजुअल्स आएगा, तो इस लाइन में यही कहा गया है। ठीक है, धनंजय ने नाट्य, रूप और रूपक तीन शब्दों के प्रयोग के हेतुओं का निरूपण किया है, जो वस्तुतः एकार्थ है। धनंजय जो है, उन्होंने नाट्य को, रूप को और रूपक को, इन तीन शब्दों के प्रयोग हेतु का निरूपण किया, मतलब तीनों के लिए एक ही प्रयोग किया गया है। नाट्य, रूप और रूपक, इन तीन शब्दों के प्रयोग के हेतुओं का निरूपण किया, जो वस्तुतः एकार्थ है। दोनों का, तीनों का एक ही मतलब है, चाहे नाटक बोला जाए या रूपक बोला जाए या रूप बोला जाए, तीनों क्या है, तीनों का मतलब क्या है, सेम है, अकॉर्डिंग टू धनंजय। ठीक है, तो इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कालिदास के अनुसार क्या है, या भरत मुनि के अनुसार क्या है, या धनंजय के अनुसार क्या है, तो आपको इन लोग के अनुसार जो अकॉर्डिंगली जो है वो याद रखना है। विविध पात्रों की अवस्थाओं का चतुर्विध अभिनय, विविध पात्रों की अवस्थाओं का चतुर्विध अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहार्य के द्वारा जब नट अनुकरण करता है तो इसे क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। अब यहाँ नाटक का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि विविध पात्रों की अवस्थाओं, जैसे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, विविध पात्रों की अवस्थाओं का चतुर्विध अभिनय, उसका जो चतुर्विध अभिनय होता है, क्या क्या, आंगिक, जो अंग से, सेंस, जो आपके जो बॉडी पार्ट्स है उससे जो आप कर रहे हैं, आंगिक, वाचिक बोलकर, सात्विक या आहार्य, ये चार के द्वारा जो आप अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं, अभिनय के द्वारा जब नट अनुकरण करता है, जो पात्र है वो अनुकरण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको नाटक के बारे में पढ़ना है, और ये लाइन आपको याद रखना है। ये जो भरत मुनि ने कहा है कि, भरत ने नाट्य शास्त्र में कहा है कि नाट्य संसार में सब कुछ रसमय होता है, और प्लस जो पहला लाइन है, नाटक का अंत कवित्व, मतलब कवित्व की अंतिम सीमा को क्या कहा जाता है, नाटक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें नाटक में आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ने हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डिटेल में, मतलब ऐसा नहीं कि आप सेलेक्टेड पढ़ लिए। जब भी आप कोई चीज ऑब्जेक्टिव में जिसमें आपका एग्जाम होता है, तो उसमें आपको सेलेक्टेड तो पढ़ना ही नहीं है, उस चीज का डिटेल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा नहीं कि आप तुक्का लगा के निकल गए, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कटना का ज्यादा चांस है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप किसी भी चीज को ऐसे पढ़े, जैसे कि आप ग्रामर पढ़े होंगे, तो ग्रामर में आपका तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सूत्र है, फॉर्मूले आपको पता है, तो आपका सही होगा। लेकिन इस टाइप के को या तो आप छोड़ दीजिए कंप्लीटली, जो पहले का कुछ चैप्टर है, या अगर आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से एक एक चीज का ध्यान रखकर पढ़िए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स नेगेटिव होने के चांसेस है। और वैसे भी आपको मोर देन 30, मतलब 30% क्वालिफाइंग है, 30% एनी हाउ लाना है, तभी आपका पेपर 3 इसमें चेक होगा। पहला पेपर तो खैर क्वालिफाइंग रहता ही है, सभी एग्जाम में हिंदी इंग्लिश आपको क्वालिफाइंग करना है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में आपको एटलीस्ट 30% आप लाओगे, तभी आपका जो पेपर 3 है वो चेक होगा। तो इसलिए जो कुछ चैप्टर है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, या तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है, आप ये सारे चैप्टर को अच्छे से रिविजन कर सकते हैं, जैसे कि भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, वैदिक साहित्य, वेदांग, ये सबको आप चाहें तो बहुत अच्छे से रिविजन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको नाटक आप पढ़ रहे थे, नाटक का कथानक प्रसिद्ध इतिहास या पुराण में निर्दिष्ट होता है, उसका नायक विख्यात वंश में उत्पन्न होता है। अब आप देखिए कि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मतलब कि नाटक में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। नाटक का कथानक जो होता है इतिहास या पुराण में निर्दिष्ट होता है, और उसका नायक विख्यात वंश में उत्पन्न होता है, उत्पन्न राजर्षि या राजा होता है, मतलब इसमें जो नायक होगा वो क्या होता है, अच्छे कुल में जन्मा हुआ कोई उत्पन्न राजर्षि या राजा होगा, विख्यात वंश में होगा, जो उनका वंश होगा बहुत अच्छा होगा,
उसे धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट क्या है? धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए। कभी कभी वीर रस या श्रृंगार रस के अनुरूप वह धीरोदात्त या धीर ललित हो सकता है, किंतु धीर प्रशांत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? धीर प्रशांत नहीं। श्री कृष्ण जैसे दिव्य नायक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या कथानक क्या होना चाहिए? या तो इतिहास या पुराण से होना चाहिए, जो भी आपको ऐतिहासिक है, चाहे जैसे आप विक्रमादित्य ले लीजिए, जो भी ऐसे जो ऐतिहासिक है, या फिर पुराण, जो आप पुराण पढ़ेंगे जैसे, तो पुराण से जैसे रामायण से, महाभारत से, किसी से भी जो प्रसिद्ध है उनका कथानक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो नाटक का कथानक क्या होना चाहिए? इतिहास या पुराण में निर्दिष्ट होना चाहिए। उनके जो नायक क्या होने चाहिए? विख्यात वंश में उत्पन्न राजर्षि या राजा होता है। विख्यात वंश में उत्पन्न राजर्षि या राजा होता है, उसे धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए। कभी कभी वीर रस या श्रृंगार रस के अनुरूप वह धीरोदात्त या धीर ललित भी हो सकता है। मतलब धीरोदात्त तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग वीर रस या श्रृंगार रस के अनुरूप धीरोदात्त या धीर ललित भी हो सकता है। ठीक है, किंतु धीर प्रशांत नहीं। ठीक है, धीर प्रशांत नहीं होना चाहिए। बाकी अदर जो क्राइटेरिया वो फॉलो करना चाहिए। श्री कृष्ण जैसे दिव्य नायक भी होते हैं, तो वो तो ऑल इन वन थे, उनका तो किसी से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाटक का मुख्य रस श्रृंगार या वीर रस का होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपसे पूछा जाता है कि नाटक का मुख्य रस कौन सा हो सकता है, श्रृंगार या वीर रस? कौन सा रस होता है? श्रृंगार या वीर रस। साथ ही अन्य सभी रसों यथा अवसर प्रयोग किए जा सकते हैं, और साथ साथ कोई भी रस, मतलब मेन दो रस होना चाहिए, श्रृंगार रस या वीर रस, और इसके साथ साथ और भी रस का प्रयोग किया जा सकता है। नाटक में 5 से लेकर 10 अंक तक रखे जाते हैं। नाटक में कितने अंक रखे जाएंगे? 5 से लेकर 10 अंक, उससे ज्यादा नहीं। जिस नाटक में इन सब के प्रयोग के साथ 10 अंक हो उसे महानाटक कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? महानाटक। जिसमें 10 अंक हो उसे महानाटक कहते हैं। बाल रामायण, हनुमान नाटक आदि क्या है? महानाटक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कितने होते हैं? जैसे बाल रामायण है और हनुमान नाटक, ये सब क्या है? महानाटक। क्यों है? क्योंकि इसमें कितने अंक का प्रयोग हुआ है? 10 अंक का प्रयोग हुआ, 10 का, इसलिए। और स्पेशली इसमें नाटक में कितने लेकर आप चलते हैं? 5 से लेकर 10 अंक ही रखे जाएंगे। उसमें कथानक का स्वाभाविक विकास देखने के लिए जो 5 कृति है वो होना चाहिए। 5 प्रकृति क्या क्या होती है? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेन क्या याद रखना है? इसके नाटक में इन सबों के प्रयोग से 10 अंक हो, 10 अंकों को तो उसको क्या बोलेंगे? महानाटक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाल रामायण और हनुमान नाटक क्या है? ये महानाटक है। नाटक की अंतिम संधि में, नाटक की संधि भी होती है, क्या क्या होती है? 5 अवस्थाएं जो होता है, आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, न्याप्ति और पलागम, तथा इनके योग से होने वाली 5 संधियां, 5 संधि भी होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये क्या है? 5 संधि है। तो नाटक की अंतिम संधि में अद्भुत रस का प्रयोग हो तो इसे रोचकता आ जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है? इंटरेस्टिंग हो जाता है। कौन से रस का प्रयोग होता है? तो अद्भुत रस का। ठीक है, क्रमशः कार्यों का संक्षिप्त उपसंहार होना चाहिए। तो नाटक को काव्य मात्र में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, नाटक को क्या कहा गया है? काव्य मात्र में श्रेष्ठ कहा गया है। नाटक की रचना गुपोच्छा अग्रवत होनी चाहिए, अर्थात आरंभ और अंत में सूक्ष्म, मतलब जब आप नाटक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए। मध्य भाग जो होना चाहिए स्थूल होना चाहिए, मतलब मोटा होना चाहिए। मोटा मीन्स दीर्घ, लंबा होना चाहिए। और जो लास्ट वाला पार्ट होना चाहिए, जो उपसंहार होता है, वो क्या होना चाहिए? वो भी छोटा होना चाहिए। क्रमशः संक्षिप्त उपसंहार होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग उसका छोटा हो और एंड छोटा, बीच में आप जितना चाहे भर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। नाटक को काव्य मात्र में श्रेष्ठ कहा गया है।
तो आपने सुना ही है काव्येषु नाटक रम्यम, ये लाइन सुना है, काव्येषु नाटक रम्यम नाटकांत कवित्वम। तो काव्येषु नाटक रम्यम होना चाहिए और नाटकांत कवित्व, नाटक जो कविता का जो अंत क्या होता है, नाटक ही जो है वो अंत है। तो इसमें कौन कौन से नाटककार हैं? भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक। कौन कौन से? भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक आदि जो है नाटक के संस्कृत जगत में विख्यात नाटककार हैं। ये कौन कौन से हैं? संस्कृत के लिए फेमस नाटककार हैं। तो कौन कौन से? भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक। ठीक है, जैसे आप वो लाइन पढ़े होंगे, काव्येषु नाटक रम्यम तत् रम्यम शकुंतला, मतलब काव्यों में सबसे रम क्या होता है? नाटक, और नाटकों में सबसे सुंदर क्या है? शकुंतला का है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका है प्रकरण। ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रकरण नाटक जो हम पढ़े, ये क्या है? दृश्य काव्य का जो पाठ है वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें कितने हैं? 10 पाठ हैं। तो 10 पाठ में पहला हो चुका है नाटक, दूसरा आएगा प्रकरण। नाटक का एग्जाम्पल क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम को हम लोग नाटक के एग्जाम्पल याद रखेंगे कि वो नाटक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका प्रकरण। इसका कथानक कवि कल्पित होता है। प्रायः लोक कथाओं से कथानक लेकर इसकी रचना की जाती है। इसका कथानक कैसा होता है? कवि कल्पित होता है, मतलब कवि अपने कल्पनाओं से ला सकता है। प्रायः लोक कथाओं से कथानक लेकर इसकी रचना की जाती है। इसका नायक धीर प्रशांत कोटि का, इसका जो नायक होगा वो कैसा होगा? धीर प्रशांत कोटि का मंत्री, ब्राह्मण या वणिक में से कोई एक होता है। या तो वो मंत्री हो सकता है, या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो सकता है, या वणिक हो सकता है। ठीक है, मृच कटिकम में ब्राह्मण, मालती माधव में अमात्य तथा पुष्प दूधिका में वैश्य नायक है। तो मृच कटिकम में कैसा नायक है? ब्राह्मण है, मालती माधव में अमात्य है, मंत्री है, और पुष्प दूधिका में वैश्य नायक है। इसमें नायिका 2 प्रकार की होती है। नायिका कितनी प्रकार की होती है प्रकरण में? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें कैसे कैसे। जैसे मृच कटिकम में ब्राह्मण है, इसमें नायिका भी 2 प्रकार की होती है, कुलीना और वेश्या। कुलीना और वेश्या 2 प्रकार की मिलेगी। किसी प्रकरण में कोई एक ही नायिका रहती है, कहीं कहीं कोई प्रकरण में एक ही नायिका रहती है। जैसे मालती माधव में आप देखेंगे एक ही नायिका है, तो किसी में दोनों प्रकार की नायिका होती है। जैसे मृच कटिकम आप देखेंगे तो वहां पे 2 प्रकार की नायिका है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप पढ़ रहे हैं प्रकरण के बारे में कि प्रकरण में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तब वो प्रकरण कहलाएगा। धूर्त, जुआरी, विट, चेट आदि अनेक पात्रों से युक्त प्रकरण हो संकीर्ण प्रकरण कहलाता है। कौन कौन? जैसे कोई ज्यादा चालू आदमी है, धूर्त जुआरी जो गैम्बलर होता है, विट चेट जो चोर आदि होते हैं, चोर डाकू हुए। तो धूर्त जुआरी विट चेट आदि अनेक पात्रों से युक्त प्रकरण संकीर्ण कहलाता है। नाट्य दर्पण में नायिका के आधार पर प्रकरण के 21 भेद किए गए हैं। नाट्य दर्पण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें नायिका के आधार पर प्रकरण के कितने भेद किए गए? 21 भेद किए गए कि कौन सी नायिका होगी तो कौन सा प्रकरण बढ़ेगा। ठीक है, रस की दृष्टि से इसमें क्या होता है? श्रृंगार रस प्रधान होता है। तो कौन सा रस प्रधान होगा? श्रृंगार रस। तो ये आप जो भी पढ़ें ये सारा फैक्टर्स किसके लिए? प्रकरण के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाण। भाण में क्या है? इसमें कोई अत्यंत चतुर या बुद्धिमान विट अपने या दूसरों के अनुभव के आधार पर धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है। इसमें क्या है? कोई अत्यंत चतुर या बुद्धिमान विट अपने या दूसरों के आधार पर धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है, मतलब कोई और किसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, और वो खुद कैसा है? वो अत्यंत चतुर या बुद्धिमान है, और दूसरों के अनुभव के आधार पर, खुद से नहीं, दूसरा का क्या एक्सपीरियंस है उसको वो शेयर कर रहा है। यह एक अंक तथा एक ही पात्र का रूपक है। इसमें अंक कितने होते हैं? एक ही होता है, और पात्र भी क्या होता है? एक ही पात्र का रूपक है। यह वह पात्र विट ही रहता है जो आकाश
भाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। मतलब जैसे आकाशवाणी होती है ना, उसी के तरीके से वो खुद ही आंसर देता है। जैसे आप महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में सुनते हैं ना, वो हरीश भिमानी के वॉइस में आता है मैं समय हूं, और जो क्वेश्चन आंसर होता है, तो उस तरीके का कहा गया है। तो आकाश भाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर उक्ति या प्रतियुक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप महाभारत देखते हैं तो उसमें समय जो है खुद ही बात करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं। तो इस तरीके का जो होता है वह पात्र विट ही रहता है, जो आकाश भाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें मुख और निर्वहन संधियां रहती है और अन्य संधियां नहीं। तो इसमें कौन सी संधियां रहती है? मुख और निर्वहन संधियां रहती है और अन्य कोई संधि नहीं रहता है। तो ये आपका क्या है? भाण है। ठीक है, इसमें आपको टोटल जो 10 है वो 10 पढ़ने हैं। तो उसमें सिंपल जो उसका डेफिनेशन क्या है और थोड़ा बहुत उसमें क्या क्या रस और क्या प्रधान होता है वो जानना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट है आपका प्रहसन। अब आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। प्रहसन यह हास्य रस प्रधान रूपक होता है। इसमें कथानक क्या होता है? कल्पित होता है। इसमें धर्म का पाखंड करने वाले जैसे साधुओं, केवल जाति से ब्राह्मण कहलाने वाले धूर्तों एवं सेवक सेविकाओं का चरित्र दिखाया जाता है। तो इसमें क्या है? हास्य प्रधान रूपक होता है, इसमें मतलब कॉमेडी होता है। इसमें कथानक कल्पित रहता है। ठीक है, कथानक जो होगा कल्पित होता है। इसमें धर्म का पाखंड करने वाले, वैसे जो धर्म का पाखंड करते हैं जानबूझ, मतलब जो दिखावा करते हैं, एक्चुअल में वो नहीं है, जो पाखंडी होते हैं उनको, उनके बारे में दिखाया जाता है। और जो केवल जाति से ब्राह्मण कहलाते हैं, मतलब आप जाति से ब्राह्मण हैं लेकिन अपने कर्मों से नहीं है, वैसे लोग को जो धूर्त बनाते हैं या सेवक सेविकाओं, ऐसे लोग का जो चरित्र दिखाया जाता है वो किस में दिखाया जाता है? प्रहसन में दिखाया जाता है। प्रहसन में वेशभूषा तथा भाषा की विकृति से भी हास्योत्पन्न उत्पादन होता है। मतलब वेशभूषा या कुछ ऐसा भाषा बोलकर, मतलब ये ऑल टोटल कॉमेडी जैसा होता है कि जो कॉमेडी करते हैं तो क्या वल्गर कॉमेडी भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ ऐसा। जैसे कि आप रणवीर सिंह को देखे होंगे, वो किस तरीके के ड्रेसअप में कहीं भी कोई अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग अपने कपड़ों से आपको कॉमेडी कर सकते हैं और कुछ लोग अपनी भाषा के द्वारा कर सकते हैं। कॉमेडी का अपना अपना क्राइटेरिया, कोई कैसे भी कर सकता है, या तो कोई बोल कर करेगा या कुछ वैसा मेकअप करके या कोई ड्रेसअप करके कर सकता है। तो प्रहसन में क्या होता है? वेशभूषा तथा भाषा की विकृति से जो हास्योत्पादन होता है उसे कहते हैं। और प्रहसन के फिर 3 भेद भी होते हैं। ये 3 भेद क्या क्या है? शुद्ध, विकृत और संकीर्ण, ये 3 भेद हैं प्रहसन के। और इसमें भी भाण के समान 2 संधियां हैं। क्या क्या है? मुख और निर्वहन। कौन सी संधि है? मुख और निर्वहन संधि होगा इसमें। और विश्वनाथ ने इसमें 1 या 2 अंक माने हैं। जो पंडित विश्वनाथ है उन्होंने इसमें 1 या 2 अंक माने हैं, ज्यादा नहीं। और जो 3 भेद हैं क्या क्या है? शुद्ध, विकृत और संकीर्ण। ये था प्रहसन के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए डिम के बारे में। तो ये आप नाट्य साहित्य पढ़ लिए, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, ये सब क्या है? दृश्य काव्य के पाठ हैं। जो रूपक आप पढ़ रहे हैं, 10 रूपक में से 4 आपका हो गया। क्या क्या हो गया? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन। अब नेक्स्ट में आएंगे, 5th है जो डिम। इसका कथानक क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। नाट्य की कैशिकी वृत्ति वर्जित है। ठीक है, इसका कथानक क्या होगा? प्रसिद्ध होगा। नाट्य की कैशिकी वृत्ति वर्जित है। शेष तीनों वृत्तियां भारती, सात्वती, आर्भटी प्रयुक्त होगी। कौन कौन सी होगी? भारती, सात्वती और आर्भटी। इसमें नायक कैसा होगा? देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि पात्रों को भी इसमें समावेश होता है। मतलब इसमें भूत, प्रेत, पिशाच भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डिम के बारे में पढ़ रहे हैं। उद्धत कोटि के 16 पात्र इसमें होते हैं। इसमें कितने पात्र होते हैं? 16 होते हैं। इसका रस कौन सा होता है? अब भूत, पिशाच ये लोग हैं, गंधर्व है, राक्षस है, देवता है, तो कौन सा रस प्रधान होगा इसमें? रौद्र रस होगा। माया, इंद्रजाल, युद्ध, भगदड़ आदि दृश्यों से ये भरा होता है। इसमें क्या क्या रहेगा? माया रहेगा, इंद्रजाल रहेगा, युद्ध होगा, भगदड़ होगा। ठीक है,
ये ये सब इसमें देखने को मिलता है। इसमें विमर्श संधि का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कौन से संधि का प्रयोग नहीं होता? विमर्श संधि का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। ठीक है। भरत ने, जो भरत मुनि थे, उन्होंने क्या कहा है? त्रिपुर दाह नामक डिम का उल्लेख किया है। कौन सा डिम है? त्रिपुर दाह नामक। तो ये किसने प्रयोग किया है? भरत मुनि ने। इसमें इतना ही आपको पढ़ना है। तो जो जो क्राइटेरिया आप एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या होता है। प्रसिद्ध कथानक होता है। इसमें जो जितने भी ये देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ये सब नायक होते हैं। इनका रस क्या होता है? रौद्र रस होता है। और इसमें कौन सा विमर्श संधि का प्रयोग नहीं होता है। और इसमें कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। तो ये आपको 3-4 चीज याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है व्यायोग। व्यायोग हम लोग किसको बोलेंगे? इसमें कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है जो कि किसी विख्यात उद्धृत व्यक्ति पर आश्रित रहता है। ये क्या होता है? जो कथानक होगा वो कोई इतिहास प्रसिद्ध होगा और किसी विख्यात उद्धृत व्यक्ति पर आश्रित होगा, जैसे भीम, दुर्योधन आदि। इसमें गर्व और विमर्श नामक संधियां नहीं होती है। कौन सी संधियां नहीं होती है? गर्व और विमर्श नामक संधियां नहीं मिलेगी। रसों की दीप्ति डिम के समान होती है। रसों की दीप्ति क्या होती है? डिम के समान होती है। जो डिम में हो रहा था वही यहाँ पे भी होगा। इसमें एक ही अंक रहता है। अंक कितना होता है? एक ही होता है। तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें पुरुष पात्र जो होते हैं अधिक होते हैं। इसकी कथा वस्तु एक ही दिन की घटनाओं से संबंध होती है। जो इसकी कथा वस्तु है एक ही दिन का होगा, मतलब बहुत दिन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा चीज किसमें है? व्यायोग में है। इसमें एक ही अंत रहता है तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। पुरुष ही पात्र रहेंगे इसमें। और भाष का मध्यम व्यायोग इसका मुख्य उदाहरण। अगर आप भाष का मध्यम व्यायोग देखेंगे तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये सारा चीज क्या था? व्यायोग के बारे में था। तो ये आप पढ़े। जो दृश्य काव्य है, दृश्य काव्य में रूपक में जो 10 भाग दिए हुए थे, उसमें ये कितना भाग था? 6 नंबर का भाग था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समवकार। तो इसमें आपको सीधे सीधे 1 लाइन फैक्ट है वो पढ़ना है। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका? समवकार। इसका इतिवृत्त इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होता है। इसमें देवताओं और दैत्यों की कथा होती है। इसमें देवी देवता और दैत्य दोनों की कथा होती है। क्यासिकी को छोड़ अन्य वृत्तियां एवं विमर्श को छोड़कर अन्य संधियां होती है। विमर्श को छोड़कर बाकी संधि होगा इसमें, जैसे गर्भ हुआ, ये सब रहेगा इसमें। इसमें 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि समवकार में कितने अंक होते हैं, या डिम में कितने अंक होते हैं, व्यायोग में कितने अंक होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि श्रव्य और दृश्य काव्य है, उसमें श्रव्य दृश्य में जो रूपक उपरूपक है उसके भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होते हैं और इसमें देवताओं और दैत्यों की कथा होती है। इसमें कितने बार? 3। इसमें वृत्तियां, विमर्श को छोड़कर अन्य संधियां होती है। इसमें 3 अंक होते हैं। कितने अंक का होता है? ये 3 अंक का होता है। इसमें 3 बार कपट, 3 बार धर्म, अर्थ, काम और श्रृंगार, 3 बार पात्रों को भगदड़ दिखाई जाती है। तो क्या क्या दिखाया जाता है 3 बार पात्रों में? इसमें 3 बार कपट, 3 बार धर्म, अर्थ, काम, श्रृंगार और 3 बार पात्रों में भगदड़ दिखाई जाती है। जो भी होता है कितने बार होता है? 3-3 बार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके पात्र देवता और दानव दोनों होते हैं, जिनकी संख्या 12 होती है। देवता और दानव दोनों होंगे और इनकी पात्रों की संख्या कितने कैरेक्टर्स अलाउड है? इसमें 12 होती है और सभी वीर रस से भरे होते हैं। तो देवता और दानव रहेंगे तो वो लोग तो लड़ाई युद्ध ही करेंगे, तो उसमें कौन सा रस रहेगा? वीर रस प्रधान रहेगा। और सबको पृथक पृथक पाल मिलता है। ठीक है। सबको पृथक पृथक पाल नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे फल होगा। सबको पृथक पृथक फल मिलता है। बिंदु नामक अर्थ प्रकृति एवं प्रवेशक नामक अर्थों पर्यवेक्षक का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है।
नाट्य शास्त्र में समुद्र मंथन में नामक समवकार के अभिनय का उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र में समुद्र मंथन होता है तो क्या होता है, देवता और राक्षस के बीच जो अमृत मंथन होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो नाट्य शास्त्र में समुद्र मंथन नामक समवकार के अभिनय का उल्लेख है। भाष्य के पंचरात्र में भी कुछ लक्षण मिलते हैं। भाष्य का जो पंचरात्र है उसमें भी आपको किसके लक्षण मिलेंगे, समवकार के लक्षण मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका समवकार था। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये कितने अंक का है, कौन सा रस प्रधान है, इसके नायक कैसे होते हैं, तो ये सारा डिटेल आपको पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है आपका विधि। यह श्रृंगार रस युक्त एकांगी रूपक है, तो इसमें एक अंक होता है और कौन सा रस प्रधान होता है, श्रृंगार रस। इसके कई लक्षण भाण के समान है। आप जो तीसरे नंबर पे भाण पढ़े थे, भाण और विधि दोनों के कुछ कैरेक्टर्स क्या है, मिलते जुलते हैं। जैसे केवल दो संधियां होती है, मुख और निर्वहन, श्रृंगार रस प्रधान होता है, तो ये सब चीज आपको भाण में भी मिलेगा। भाण आप पढ़े थे तो भाण में क्या था, मुख्य संधि क्या था, मुख और निर्वहन संधि था, अन्य संधियां नहीं थी। तो विधि में भी सेम है, दो संधियां हैं, मुख और निर्वहन, और श्रृंगार रस इसमें होता है, और बाकी जो भी लक्षण हैं वो सेम भाण के जैसे हैं। किसमें, विधि में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अंक में। इसे संशय निर्वाणार्थ क्या कहा जाता है, संशय निर्वाणार्थ कहते हैं। ठीक है, उत्सृष्टि अंक कहते हैं, क्योंकि रूपकों के खंड में भी अंक होते हैं। रूपक के खंड में क्या होते हैं, अंक होते हैं। इसके रूपक भेद में कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। कथानक कैसा होता है, इतिहास प्रसिद्ध होता है, किंतु कवि इसमें यथेष्ट परिवर्तन भी कर सकता है। कवि चाहे तो इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। भाण के समान, जो भाण में संधि थी वही संधि यहाँ भी है। भाण के समान मुख और निर्वहन संधि है। भारतीय वृत्ति भाग केवल एक अंक का होता है। भारतीय वृत्ति भाग तथा अंक क्या होता है, एकांगी होता है, एक ही अंग है इसमें, जैसे कि आप विधि में पढ़े थे उस वो भी एक अंक का होता है। इसके नायक और अन्य पात्र क्या होते हैं, साधारण होते हैं। जो इसके कैरेक्टर्स जो हैं बहुत सिंपल होते हैं। ऐसा नहीं कि उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए या ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना है इसमें। इसमें करुण रस की प्रधानता होती है। तो जब वैसे लोग नहीं है तो क्या है, रोना धोना होगा, तो करुण रस क्या है, प्रधान है, क्योंकि साधारण जो इंसान होते हैं वो रोना धोना तो करेंगे ही, वीर रस तो होगा नहीं इसमें। तो इसमें क्या है, करुण रस की प्रधानता होती है। अतः स्त्रियों का रोदन होना चाहिए, मतलब करुण रस है तो इसमें स्त्री तो होगी ही, तो स्त्रियों का रोदन होना चाहिए। पात्रों में वाग्य युद्ध और जय पराजय की योजना होती है। तो वाग्य युद्ध मतलब जो बात से लड़ाई किया जाता है। तो जब बात से लड़ाई होगा, बोल बोल कर एक दूसरे को लड़ेंगे, तो उसमें करुण रस तो होगा ही। उसमें बाद में तो वीर रस तो हो नहीं सकता है कि अगर दो औरतें लड़ रही हैं तो तलवार निकाल ली या फिर गन पिस्टल, ऐसा कुछ भी नहीं निकल सकता है। तो इसमें क्या हो, जो बात एक दूसरे को जो ताना मार के लड़ाई वड़ाई होता है, तो उसमें रोना धोना सब होता है, तो इसमें ये सारा चीज प्रधान है। ठीक है, तो ये आप किस में पढ़े थे, ये आपका अंक था। ठीक है, इसमें आपको मेन चीज याद रखना है कि ये इसमें कोई कथानक जो होंगे वो सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं। भान के समान जो मुख और निर्वहन संधि होती है, इसके नायक साधारण पात्र वाले होते हैं, और जिसमें रस क्या होता है, करुण रस होता है, वीर रस नहीं होता है। अतः स्त्रियों का रोदन होना चाहिए इसमें। पात्रों में वाक्य युद्ध और जय पराजय की योजना होती है। वाक्य युद्ध मतलब बात से लड़ते हैं एक दूसरे को बोलकर। कुछ आचार्यों ने इसमें 1 अंक से लेकर 3 अंक तक विधान किया। किसी किसी ने माना है कि इसमें 3 अंक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट आपका पाठ है इहा मृग। इसमें टोटल कितने थे, रूपक कितने थे, आपको 10 पढ़ने थे। 10 रूपक में है आपका इहा मृग। इसका कथानक क्या होता है, प्रख्यात और कल्पित। प्रख्यात होगा, कल्पित होगा। कल्पित का मिश्रित रूप होता है, मतलब फेमस भी होगा, और फेमस है आप उसको अपने अनुसार सोच के बना भी सकते हैं। इसमें 4 अंक होते हैं। विधि में कितने अंक होते हैं, सॉरी इहा मृग में कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं, और 3 संधियां होती है। गर्भ विमर्श संधियां नहीं होती। इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं।
3 संधियां होती हैं और इसका कथानक क्या होता है, प्रख्यात और कल्पित का मिश्रित रूप होता है। तो ये आपने क्या पढ़ा, ये जो आपने 10 पढ़े ये थे रूपक, जो 10 रूपक थे नाटक से लेके यहाँ मृग तक। ये आपको जो दृश्य काव्य, आप जो काव्य पढ़ रहे थे तो काव्य के 2 भेद पढ़े थे। क्या क्या काव्य के 2 प्रकार पढ़े थे, श्रव्य और दृश्य काव्य। तो श्रव्य के पद्य, चंपू, कथा, आख्यायिका, ये इसके भेद थे। और जो दृश्य के भेद थे वो आपने अभी पढ़े। क्या क्या पढ़ लिए, जो रूपक थे, रूपक और उपरूपक। तो रूपक का सारा पाठ आप पढ़ चुके हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, विधि, अंक और इहामृग, ये क्या थे, रूपक। अब आप पढ़ेंगे उपरूपक। तो उपरूपक कितने थे, उपरूपक आपके 18 थे। ठीक है, तो ये जो 18 उपरूपक हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो 18 उपरूपक है उसको एक बार आप देख लीजिए क्या क्या से हैं। ठीक है, तो विश्वनाथ ने 18 उपरूपकों का यह क्रम रखा है। इसके क्रम क्या क्या है, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यारसक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, द्रुमल्लिका, प्रकरणिका, हल्लिश और बाणिका। ये सब क्या है, 18 उपरूपक हैं। किसके अनुसार, विश्वनाथ के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 18 उपरूपक को आपको पढ़ना है। मे भी आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको एनी हाउ कवर तो करना ही है। तो आज क्या कहां तक पढ़ेंगे, नाटिका पढ़ेंगे पहले। ठीक है, नाटिका में कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। स्त्री पात्रों का बाहुल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। तो जहां भी स्त्री पात्र होंगे तो श्रृंगार रस तो वहां होना मतलब ऑब्वियसली ये होगा ही। तो स्त्री पात्रों का बाहुल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसकी विशेषता है। इसका नायक धीर ललित श्रेणी का कोई प्रसिद्ध राजा होगा। धीर ललित श्रेणी का होगा और कोई प्रसिद्ध राजा होगा। श्रृंगार रस के कारण क्यासिकी वृत्ति एवं तदनुकूल गीत, नृत्य, वाद्य, हास्य आदि इसमें दिखाए जाएंगे। अब अगर आप एकता कपूर का सीरियल देखेंगे तो उसमें अगर एक्ट्रेस अगर अच्छी है, एक्ट्रेस है तो एकता कपूर के सीरियल में तो ऑब्वियसली एक्ट्रेस अच्छी ली जाती है, ऐसे तो ली नहीं जाती। तो उसमें श्रृंगार रस दिखाता है, तो श्रृंगार रस दिखाएगा तो उसमें गीत, नृत्य, वाद्य, हास्य ये सारा कुछ होगा। तो ये सारा चीज आपको नाटिका में भी मिल जाता है। नायक कैसा होता है, धीर ललित होगा। श्रृंगार रस के कारण कैसिकी वृत्ति तदनुकूल गीत होगा मतलब डांस होगा, गाना होगा, हंसी होगा, सब कुछ होगा, उसमें कॉमेडी सब मिलेगा। इसमें 2 नायिका होती है, देवी बड़ी रानी तथा मुग्धा कन्या। 2 तरह की इसमें नायिका होती है, जो बड़ी रानी होगी वो, और मुग्धा जो होगी कन्या। मुग्धा मतलब जो सबको मुग्ध कर लेगी वो जो कन्या होगी, और जो रानी जो बड़ी रानी होगी उसको देवी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट किसके लिए था, नाटिका का। और नाटिका के एग्जाम्पल आपने देखा है कौन कौन सा। उदयन को नायक बनाकर हर्ष ने प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक नाटिकाओं की रचना की है। ये 2 नाटिका है, प्रियदर्शिका और रत्नावली। अब नेक्स्ट आप आ जाते हैं षट्टक में। ठीक है, सट्टक क्या है, सट्टक भी नाटिका के समान होता है। इसमें संपूर्ण पाठ प्राकृत में होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पाठ क्या होगा, प्राकृत में होगा। और आपके जो 25 सेट्स जो दिए हुए उसमें आप देखेंगे, अगर वो सेट आप देख रहे होंगे, अभी नहीं भी देख रहे होंगे तो आफ्टर योर बीपीएससी एग्जाम आप देखेंगे तो उसमें इसमें से आप क्वेश्चन देखेंगे कि किसमें का लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है, कि नाटिका में कौन कितने अंक होंगे, या उपरूपक कितने हैं, रूपक कितने। तो ये सारा क्वेश्चन वहां पे डिस्कशन हो चुका है। तो आप वो 25 सेट्स देखिएगा, जो हर सेट में 40 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में जो आपका सिलेबस से ये सारा क्वेश्चन उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो वो आप देख लिए होंगे, अगर आप वो रिवीजन कर रहे होंगे तो उसमें आप देखिए ये सारा क्वेश्चन आएगा। कहीं कहीं प्रहसन, नाटक, प्रकरण ये सब का बीच का भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। तो आप वो सेट्स देखकर रिवीजन कर सकते हैं अपना। तो यह भी नाटिका के समान होता है। इसमें संपूर्ण पाठ प्राकृत में होता है। इसमें संस्कृत में क्या होता है, प्राकृत में होता है। प्रवेशक
प्रवेशक और विश्वकंपक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और रस क्या होता है इसमें? अद्भुत रस होता है। अंकों का जवनिकांतर कहते हैं। शेखर की कपूर मंजरी सट्टक है। शेखर की कपूर मंजरी क्या है? सट्टक है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? अंकों का जवनिकांतर कहते हैं। अंकों को क्या कहते हैं? जवनिकांतर। अद्भुत रस का प्राचुर्य होता है, अद्भुत रस का प्रयोग किया जाता है। इसमें संपूर्ण पाठ क्या होता है? प्राकृत भाषा में होगा, तो आपको इसका भाषा याद रखना है, ठीक है। और कपूर मंजरी क्या है? सट्टक है। नेक्स्ट है आपका त्रोटक। तोटक या इसको तोटक भी बोला जाता है और त्रोटक भी कहा जाता है, ठीक है। तो त्रोटक या तोटक में 7, 8, 9 या 5, कितने? 5, 7, 8, 9 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 5 रहेगा या 7 रहेगा या 8 रहेगा या 9 रहेगा, ठीक है। इसमें रस कौन सा प्रधान होता है? प्रधान रस श्रृंगार रस होता है। कालिदास का विक्रमोर्वशीय त्रोटक का उदाहरण है। विक्रम उर्वशीय जो है वो किसका एग्जाम्पल है? त्रोटक का एग्जाम्पल है। तो आपने क्या क्या पढ़ा आज? आज आपका पूरा जो श्रव्य और दृश्य काव्य था, तो दृश्य काव्य के रूपक आपने पूरे पढ़ लिए। आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। नाटक से लेके यहाँ में तक हो गया है। और उपरूपक के जो 18 थे उसमें आप नाटिका और त्रोटक पढ़ चुके हैं। नाटिका, त्रोटक, सट्टक। बाकी आपके जो बच गए हैं वो कल के क्लास में आप पढ़ेंगे। तो जहां तक कराया जा चुका है, ये आपका वैसे चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 में जो संस्कृत साहित्य के इतिहास का चैप्टर था वो चल रहा है। तो आप इसको जाकर एक बार पढ़िए, बार बार इसको देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको याद रहेगा ये चैप्टर। तो इस चीज को देखने, जिस चीज को याद करने के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तब आप रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं इसका। तो इसको आप रिवीजन कीजिए बार बार देखकर। और जितने भी 25 सेट है संस्कृत, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका लैंग्वेज संस्कृत है, तो वो जो बाकी के 25 सेट्स हैं उसका आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका क्या है, जो ग्रामर पोर्शन है वो भी रिवीजन होता रहेगा। प्लस आपके जो 15 सेट्स दिए हुए थे पेपर 3 के लिए, उसका भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।